जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आपके आरआरबी टेक्नीशियन की एग्जाम से पहले यानी कि आपकी शिफ्ट से पहले पहले एक ऐसा पूरा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर साइंस का और करंट अफेयर का साथियों आपको दिखाया जाएगा। उन प्रश्नों को साथियों आपको बताया जाएगा जो हूबहू साथियों प्रश्न आपको अपनी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो मैं कहूंगा साथियों, अपनी शिफ्ट से पहले पहले अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इस वीडियो के सभी प्रश्नों को रट डालिएगा। मैं कहूंगा घोल कर पी लीजिए इस क्लास को, आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है सुपर फास्ट तरीके से। इस पूरी क्लास को हम लोग देखेंगे। पहला सवाल है करके जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आपका राइट आंसर जाएगा लैमार्क एवं ट्रेवियरेनस ने, यानी कि लैमार्क और ट्रेवियरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। देखिए यहां पर ट्रेवियरंसन लिखा हुआ है और कहीं पर मैंने देखा है साथियों ट्रेवियरेनस भी लिखा होता है। तो जो भी साथियों इस टाइप का दिख जाए आप उसका चयन करेंगे, आपको ज्यादा दिक्कत देखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक साथियों किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस की अगर बात करें, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला देखिए, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर साथियों ये कहां पर स्थित है? तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको बताने ये तो चेन्नई में स्थित है। क्या ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, जो ऑर्निथोलॉजी होती ना, ऑर्निथोलॉजी, इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में स्थित है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। अगला सवाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये साथियों हरियाणा के करनाल में स्थित है। क्या हरियाणा के करनाल में स्थित है? अगला देखिए आपके स्क्रीन पर, हम मुझे बताइए साथियों। देखिए आपका, मैं आपको बतला देना चाहता हूं साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन की जब हम यहां पर बात करते हैं तो इस एग्जाम को साथियों क्रैक करने के लिए साथियों आपके लिए 3 प्रकार की पीडीएफ को तैयार किया गया है। पहली पीडीएफ आपको जो दी जाएगी वो 10 मॉडल पेपर को दी जाएगी। मैं कहूंगा इन मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस है ना साथियों, वही आपके क्वेश्चंस एग्जाम में लगभग मेरे हिसाब से आना है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके बनते हैं ना, करंट अफेयर की पीडीएफ, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दी जाएगी। उसके अलावा साथियों जो इंपॉर्टेंट सबसे चुनिंदा साइंस के क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ आपको दी जाएगी। तो ये 3 पीडीएफ अगर आप सरसरी निगाहों से अपने एग्जाम से पहले पढ़कर एग्जाम हॉल में प्रवेश कर लेते हैं तो मेरा मानना है एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाना चाहिए। तो ये तीनों पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है साथियों। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आरआरबी टेक्नीशियन पीडीएफ, उस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो वायरस का अध्ययन देखिए, अगर कुछ घंटे या कुछ दिन आपकी शिफ्ट में बाकी है तो इस पीडीएफ को जरूर एक बार पढ़िएगा। जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिएगा। वायरस का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या साथियों? वायरोलॉजी कहा जाता है वायरस के अध्ययन को। उसके बाद देखिए साथियों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह ट्रॉम्बे में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? ट्रॉम्बे में स्थित है। पोलियो के टीके की खोज की अगर बात करें तो किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो इनका नाम है साथियों जॉन ई साल्क, और जॉन ई साल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। डायनामाइट का आविष्कार की अगर बात करें तो किसके द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया? यानी कि अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया। आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? बहुत आपसे पूछा जाता है। तो एंडरसन यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई साथियों? एंडरसन के द्वारा ही की गई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों इसका सही जवाब आपका क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की नहीं साथियों, गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहेंगे कि टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया? यानी कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो मैं कहूंगा साथियों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को ये आविष्कारक हैं। किसके? टेलीफोन के। ये सवाल भी साथियों कई बार मैंने देखा है। उसके बाद देखिए, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो सोलर सिस्टम को साथियों कॉपरनिकस के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा? कॉपरनिकस ने ही सोलर सिस्टम को खोजा। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर ये साथियों क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला
सवाल, क्वांटम सिद्धांत साथियों किसने दिया, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। क्या साथियों, अगर बात करें ना क्वांटम सिद्धांत की, तो क्वांटम सिद्धांत की जब ये क्या है, तो क्वांटम सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो ये मैक्स प्लांक के द्वारा, क्या मैक्स प्लांक के द्वारा साथियों क्वांटम सिद्धांत दिया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या तुरंत चाहती हो, तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं कहूंगा जितनी क्लासेस साथियों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप अपनी शिफ्ट से पहले पहले इन सभी क्लासेस को देखिए। मेरा मानना है कि तैयारी में आपकी मजबूती आएगी और एग्जाम हॉल में आप अपने एग्जाम को साथियों क्रैक करेंगे। चलिए, तो रेडियो धर्मिता का आविष्कारक किसको माना जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो हेनरी बैकुरल को माना जाता है, यानी कि हेनरी बैकुरल ने ही रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए बिग बैंग थ्योरी, नाम आपने सुना होगा, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है साथियों, बिग बैंग थ्योरी, तो मैं कहूंगा डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए क्लोरीन है नहीं, हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन एक सूक्ष्म तत्व है। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों किस नाम से जाना जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, तो साथियों अप्सरा आपका यहां पर राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है साथियों आपसे कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हृदय की गति अगर आपको सुनना है ना तो साथियों स्टेथोस्कोप का आप इस्तेमाल करेंगे। किसका, स्टेथोस्कोप का आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल ये कह रहे कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, यानी कि वायुमंडलीय दाब को साथियों कैसे चेक किया जाता है, मैं कहूंगा बैरोमीटर के द्वारा चेक किया जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, वस्तु को साथियों कैसे रखा जाता है, लेंस और प्रकाश के बीच में, या फोकस के बाहर, वक्रता के केंद्र पर, या अनंत पर, मैं कहूंगा नहीं, लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच रखा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी को। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है और आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों निकिल का प्रयोग किया जाता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर साथियों लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु अनंत पर हो, या वस्तु फोकस पर हो, या ध्रुव पर हो, या फोकस और ध्रुव के बीच में हो। सबसे सटीक जवाब फोकस और ध्रुव के बीच में हो वस्तु, तो ये आपका होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो अगर आपसे पूछे किस यंत्र से रक्त का दाब यानी कि ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर, मैं कहूंगा स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है, रक्त दाब को चेक किया जाता है। उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर का क्रोड जो बना होता है ना साथियों, क्रोड ये किसका बना होता है, नर्म लोहे का, निकेल का, तांबे का, स्टेनलेस स्टील का, तो अगर जवाब आपसे पूछा जाए तो नर्म लोहा आपको बताने, क्या आपको बताने साथियों, नर्म लोहा आपको बताना है, यानी कि ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का ही बना होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये साथियों किस सिद्धांत पर आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर या विद्युत प्रेरण के नियम पर, तो मैं कहूंगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये आपका सबसे सटीक जवाब होगा। ये ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए एसी को डीसी में या डीसी को एसी में बदलने के लिए डीसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन, या एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, तो मैं कहूंगा एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। रक्त परिवहन की खोज किसके द्वारा की गई साथियों, मुझे बता दीजिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, देखिए और फटाफट आप लोग बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए चलिए फटाफट साथियों, क्या आपका यहां पर राइट आंसर हो सकता है,
साथियों जिन्होंने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप सभी लोग यहाँ पर लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। लाइक का साथियों बटन आप लोग यहाँ पर दबा दीजिए। चलिए, तो विलियम हार्वे अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने ही की थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा आपसे जा रहा है कि श्रीहरिकोटा श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र ये कहां पर है? तारापुर में नहीं, आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल सही साथियों। जो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र है ना, ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहां पर किया था? तो ये तो साथियों पोखरण में किया था। कहां पर किया था? पोखरण में ही भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। उसके बाद देखिए भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? कहां पर किया था? तो पोखरण में। कब किया था? तो 18 मई 1974 को किया था। तब 18 मई 1974 को किया था साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए भाई, इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे यहां पर आप लोग आंसर बताइए। कहने के परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो साथियों किसकी अध्यक्षता में किया गया? यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में ही परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? तो कौन सा था साथियों? इनसैट 2A था। क्या भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह का नाम क्या था? इनसैट 2A था। उसके बाद देखिए रडार का अर्थ क्या होता है साथियों, मुझे बता दीजिए। तो रडार की जब हम बात करते हैं साथियों तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहा जाता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रिमोट नहीं कहा जाएगा साथियों, रेंजिंग ही कहा जाएगा, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बताया है वो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जो भी 100 के आसपास में आपको क्वेश्चंस यहां पर करवाऊंगा, जो भी मैं आपको साथियों क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो सभी के सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप देखिएगा क्योंकि अब आपका एग्जाम है। हो सकता हो कुछ घंटे बाद आपका एग्जाम हो सकता हो कुछ दिन के बाद आपका एग्जाम हो, या कल हो या परसों हो। तो जब भी आपका एग्जाम है इस पूरी वीडियो को यहां तक अगर आप पहुंचे तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो भी चीज आपके लिए बनाई जाती है वो कंप्लीटली बनाई जाती है, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चंस की क्लास है, ये 110 क्वेश्चंस की क्लास है। तो पूरे इंपॉर्टेंट सभी के सभी क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग एक बार सरसरी निगाहों से जरूर देख लीजिएगा। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की अगर बात करें साथियों तो 1954 में हुई थी। मैं कहूंगा बिल्कुल 1954 में ही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। चलिए, उसके बाद देखिए भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये गोवा में स्थित है। कहां पर? ये गोवा में स्थित है। उसके बाद देखिए मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? तो मलेरिया के कीटाणु की खोज साथियों रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है डीएनए की खोज की अगर बात करें तो ये किसने की थी? फटाफट साथियों देखिए और आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों वॉटसन और क्रिक की अगर बात करें तो वॉटसन और क्रिक ने ही साथियों डीएनए की खोज की थी। क्या डीएनए की खोज किसने की थी? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। उसके बाद देखिए बिना बुझा चूने का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल नेम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? देखिए और बताइए राइट आंसर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों CaO की अगर बात करें तो CaO क्या है? ये बिना बुझा चूने का केमिकल नेम है, एक तरीके से रासायनिक सूत्र है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, शुष्क बर्फ साथियों कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ की अगर बात करें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल अब आपकी स्क्रीन पर साथियों आ चुका है, कह रहे कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, सोडियम सल्फेट नहीं, क्लोरो एसिटोफिनॉन। बिल्कुल सही साथियों, आप लोगों को याद रखना है कि अश्रु गैस का केमिकल नेम क्या है? क्लोरो एसिटोफिनॉन है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। के बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा आपसे जा रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो मैं कहूंगा विटामिन सी की कमी से होता है, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी था बिल्कुल सही था। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी की अगर बात करें तो साथियों सूर्य के प्रकाश से ही तो विटामिन डी आप प्राप्त कर सकते हैं। और भी चीजें हैं लेकिन बहुत लिमिटेड हैं। उसके बाद देखिए अगला देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम की अगर बात करें तो क्या है, बताइए।
अब यहाँ पर साथियों देखिए विटामिन बी, देखिए पायरिडॉक्सिन, बायोटीन, एस्कार्बिक एसिड, फिलोक्विनोन नहीं होगा। मैं कहूंगा अगर विटामिन बी 7 यहाँ पर कर दिया जाए, क्या विटामिन बी 7 यहाँ पर कर दिया जाए तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। बायोटीन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम साथियों क्या है, बायोटीन है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए नपुंसकता या बंध्यता, बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो मैं कह सकता हूं साथियों किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है, ये आपको यहां पर बताना है साथियों। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, तो मैं कहूंगा विटामिन ई यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी की वजह से, विटामिन ई की कमी की वजह से। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण का ना रासायनिक नाम क्या है साथियों, ब्लीचिंग पाउडर है, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का साथियों रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ये भी आपको याद रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम साथियों फिलोक्विनोन है। क्या है, फिलोक्विनोन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए मार्श गैस किसे कहा जाता है साथियों, बताइए। मार्श गैस की अगर बात करें तो मीथेन गैस की अगर बात करें तो मीथेन गैस को क्या मार्श गैस कहा जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल मीथेन गैस को मार्श गैस कहते हैं, मार्श गैस को मीथेन कहते हैं। उसके बाद देखिए डाई क्लोरो, डाई फ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है, तो साथियों किस नाम से पाया जाता है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो फ्रियोन 12 के नाम से पाया जाता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि क्विक सिल्वर, क्या साथियों यहां पर अगर बात करें क्विक सिल्वर की, जब हम बात करते हैं तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं क्विक सिल्वर को पारा पारद भी कह सकते हैं। क्या पारा पारद इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से भारी धातु कौन सी है, तो इसमें से अगर एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी भारी धातु की अगर बात करें तो यूरेनियम जो है ना वो इसमें से भारी धातु है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। साथियों यहां पर जिस पीडीएफ की अगर बात करें ना, पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था, तो इस एग्जाम से पहले पहले आप लोग जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपका अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करते हैं तो वो विज्ञान है, ठीक है ना, और करंट अफेयर भी है, लेकिन विज्ञान के बाद आपके लिए रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। क्या रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग सबसे ज्यादा गेनिंग सब्जेक्ट है। यहां पर सबसे आसानी से किस सब्जेक्ट में आप नंबर ज्यादा ला सकते हैं, तो वो है रीजनिंग। अगर आपकी कमांड विज्ञान पर है तो उसके बाद आते हो विज्ञान पर, क्योंकि विज्ञान एक तरीके से अगर बात करें बहुत हार्ड नहीं आएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा साथियों मैथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए तो मैं कहूंगा रीजनिंग पे सबसे अच्छा जोर दीजिएगा, मैथ में भी और विज्ञान पर भी, क्योंकि करंट अफेयर के साथियों 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे खासे हैं, बहुत होते हैं साथियों 10 क्वेश्चन। मैं कहूंगा साथियों ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट पर आपको जोर देना है। चलिए तो पीतल, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें तो रीजनिंग और साइंस पर आपको जोर देना है। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे, ठीक है ना, सब में पाया जाता है, तो अगर बात करें तांबा की, अगर बात करें तांबा यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है, तो साथियों किससे लेपित किया जाता है, तो जस्ते से लेपित किया जाता है। यहां पर आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, अभी अगर बात करें कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, उसके बाद साथियों कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे करंट अफेयर के, क्योंकि करंट अफेयर के साथियों तकरीबन 10 सवाल आपके पूछे जाना है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है, ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहां पर स्थित है, त्रिवेंद्रम में स्थित है। उसके बाद देखिए मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो साथियों पाथ फाइंडर था। क्या नाम था इसका, पाथ फाइंडर। ये मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। उसके बाद देखिए शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, तो हीरा है। क्या सैकड़ों बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, तो हीरा आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, बताइए। तो सबसे कठोरतम पदार्थ की अगर बात करें तब भी आपका आंसर जो जाएगा वो हीरे के साथ ही जाएगा। इसके साथ साथियों तब भी आपका आंसर जो जाएगा वो हीरे के साथ ही जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, सोडियम का
परमाणु संख्या क्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या की जब हम साथियों यहाँ पर बात करते हैं तो 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या 11 ही है। उसके बाद देखिए आप मानव शरीर में उप्रोस्थि को क्या पाएंगे, कहाँ पाएंगे, जांग में पाएंगे, ठीक है ना, जांग में पाएंगे या नितंब में पाएंगे या कपाल में पाएंगे साथियों, या आप छाती में पाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है साथियों, बताइए। तो ये जांग में पाई जाती है, जो उप्रोस्थि होती है ना साथियों, ये कहां पर पाई जाती है, ये जांग में पाई जाती है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, लिखा हूं हम 1 मिनट में 16-18, ये क्या है, ऐसा भी साथियों ऐसे लिखा हो, हम 1 मिनट में सांस लेते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं। तो हम 1 मिनट में कितनी बार, क्या हम 1 मिनट में सांस कितनी बार लेते हैं, ठीक है ना, तो सांस कितनी बार लेते हैं। तो तकरीबन तकरीबन अगर ये सवाल आपसे पूछा गया होता ना तो 16 से 18 बार सांस लेते हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए टीबिया नामक बार बांस लेते हैं, हड्डी पाई जाती है, इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है। क्या लिखा हुआ है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगर हम इसको, अच्छा ये ऊपर वाला यहाँ टाइप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टीबिया नामक हड्डी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, खोपड़ी में नहीं साथियों, ये टांग में पाई जाती है। कहाँ पर, ये टांग में पाई जाती है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो वो क्या है साथियों, मैं कह सकता हूँ वो यकृत है। क्या, यकृत वो अंग है जो मानव के शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कहने के अगला सवाल है, कहने के साथियों ऑप्थॉल्मिक संबंधित है नाक से, मुंह से, जीभ से या आंख से। तो मैं कहूंगा ये तो आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, ये तो आंख से संबंधित है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा मुख्य स्रोत है। तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा, मैं कहूंगा प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन तो नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। क्या है साथियों, कार्बोहाइड्रेट है। तो मानव शरीर में कौन सा पदार्थ मतलब फौरन ऊर्जा दे दे, तो कार्बोहाइड्रेट फौरन ऊर्जा दे देगा। उसके बाद देखिए मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, बताइए। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान तो कितना होता है साथियों, 7.4 होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल मानव शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 ही होता है। उसके बाद देखिए मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार साथियों अगर बात करें, ठीक है ना, स्पंदन गति इसकी होती है, धड़कता है। तो मैं कहूंगा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, बताइए। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग की जब हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह ओ आपका आंसर होता है। ये सर्वदाता रुधिर वर्ग है, यानी कि ये सबको अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है, जिसके पास वह ब्लड ग्रुप ओ होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो यहां पर ए बी आपका आंसर हो जाएगा। ए बी की अगर बात करें इसको साथियों सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। उसके बाद देखिए एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, यानी कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है साथियों, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों। क्या आपका राइट आंसर हो सकता है, तो वो केवल ए बी को ही दे सकता है, ठीक है ना, वो केवल ए बी वाले को ही दे सकता है। चलिए, और किसी का ओ है तो वो सबको दे सकता है। अच्छा यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन, चलिए कह रहे कि ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। तो साथियों किसे दिया जा सकता है आपसे पूछा जा रहा है। ए वाले ब्लड ग्रुप को बिल्कुल, बी वाले को भी, ए बी वाले को भी, यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, बताइए। तो 1 न्यूटन होता है, नहीं 10 न्यूटन, नहीं साथियों अगर बात करें 9.8 न्यूटन होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। अगला सवाल 1 जूल किसके बराबर है साथियों, बताइए। तो 1 जूल की अगर बात करते हैं ना तो ये 10 की घात 7 अर्घ के बराबर है। यहां पर ऐसे थोड़ी ना लिखा जाएगा, 10 की घात 7 अर्घ होगा, ठीक है ना, 10 की घात 7 अर्घ होगा 1 जूल के बराबर। 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 10 की घात 7 अर्घ हो जाएगा। और इस टाइप का ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए एक अश्व शक्ति किसका एकक है। तो साथियों एक अश्व शक्ति की अगर बात करें तो ये शक्ति का एकक है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो मैं कह सकता हूं साथियों ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। एक बार बराबर होता है, तो एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है, बताइए। यहां पर भी सही नहीं लिखा हुआ है साथियों। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो एक बार होता है ना साथियों, ये 10 की घात 5
पास्कल के बराबर होता है, ऐसे लिखा होना चाहिए। तो 105 हो सकता है, यहां पर 5 ऐसे करके लिखा हो लेकिन टाइप नहीं हो पाया सही से। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको साथियों जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, एंगस्ट्रम जो है ना, ये समय को अभिव्यक्तित करने की इकाई है, द्रव्यमान को, तरंग दैर्घ्य को, या साथियों बल को। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो तरंग दैर्घ्य के साथ जाएगा, यानी कि एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य को अभिव्यक्तित करने की इकाई होती है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो मैं कहूंगा साथियों 746 वॉट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है एक अश्व शक्ति? 746 वॉट के बराबर होती है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, प्रतिबल और विकृति का अनुपात को क्या कहा जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसको प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। क्या इसको क्या कहा जाता है साथियों? प्रत्यास्थता गुणांक इसको कहा जाता है, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को। पनडुब्बी आधारित है, तो पनडुब्बी की जब हम बात करते हैं तो न्यूटन के प्रथम नियम पर, क्या न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आधारित होती है साथियों पनडुब्बी। अगला देखिए, यानी कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है। क्यों आसान है? क्यों? क्योंकि समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफी दूर तक फैला है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो सबसे सटीक जवाब आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के। उसके बाद देखिए, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति, क्या? जब उसकी आवृत्ति साथियों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, नहीं 20 हर्ट्ज से अधिक नहीं, ये भी नहीं, मैं कहूंगा 20 हर्ट्ज से कम हो। तो कुल मिला के अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो जो आंसर मैंने आपको बताया है वो आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाता है, क्या? अगर आधा साथियों कर दिया जाता है तो ध्वनि की अगर बात करें, ध्वनि के वेग क्या आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा? मैं कहूंगा नहीं साथियों, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य हैं, अनुप्रस्थ हैं, विद्युत चुंबकीय है, या साथियों कोई नहीं? तो मैं कहूंगा ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दोगुनी होती है, या तिगुनी होती है, या साथियों चौथाई होती है? मैं कहूंगा आधी होती है, यानी कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक सीधा होता है, क्या? वास्तविक सीधा होता है? नहीं। वास्तविक उल्टा, उल्टा भी सातों नहीं होता है। वास्तविक तो सॉरी, काल्पनिक तो होता है, ठीक है ना, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। तो आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल, प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग की अगर बात करें ये उदाहरण है, तो ये साथियों ध्वनि तरंग का उदाहरण है, इसमें कहूँ नहीं। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण मैं कहूंगा बिल्कुल सही, यानी कि सवाल आपका यहां पर है कि प्रकाश तरंग क्या? तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है ये प्रकाश तरंग। यहां पर आपके 100 सवाल हो चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देख लेते हैं, और उसके बाद साथियों करंट अफेयर के जो सबसे अहम सबसे चुनिंदा सवाल बनते हैं उनको फिर हम लोग यहां पर देखें। चलिए भाई, अब यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए, और आप लोग मुझे यहाँ पर साथियों बता दीजिए कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। यानी कि इनमें से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर बैगनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी, ठीक है ना, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है? तो इनमें से साथियों किसकी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है? तो मैं कहूंगा साथियों एक्स किरणों की ज्यादा होती है। या आप लोग याद रखेंगे, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने साथियों ज्ञात की? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले तो रोमर के द्वारा ज्ञात की गई थी। किसके द्वारा साथियों? रोमर के द्वारा ज्ञात की गई थी। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है, ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, जब प्रकाश वायु से कांच पे जाती है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, क्या? तरंगदैर्घ्य बढ़ती है? नहीं साथियों, तरंगदैर्घ्य घटती है। क्या? तरंगदैर्घ्य घटती है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है।
उसके बाद देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो साथियों हीरे से कांच में जाना चाहिए। क्या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मुझे बताइए। तो प्रकाश जो तंतु होता है यह साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, किसके द्वारा बदलता है? तो साथियों जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है यह काम सौर सेल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है साथियों? सौर सेल के द्वारा किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो जो बदलता है वो क्या है साथियों? देखिए डायनेमो की अगर बात करें तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही तो बदलता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि शुष्क सेल कौन सा है, ये आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। क्या आपका राइट आंसर यहाँ पर हो सकता है साथियों, बताइए। चलिए चलिए भाई, तो शुष्क सेल की अगर हम बात करते हैं, जो प्राथमिक सेल होते हैं यही तो साथियों शुष्क सेल होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की गति न्यूनतम जो होती है साथियों वायु से गुजरने पर होती है, जल से गुजरने पर नहीं साथियों। कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल तड़ित चालक तांबे के ही बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? यानी कि जो डायनेमो का काम होता है उसका उल्टा किसका काम होता है? मैं कहूंगा उसका मोटर यहां पर आपका आंसर हो जाए। यानी कि मोटर यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो किसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है? क्या आपका यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है, बताइए। तो मैं कहूंगा पायरोमीटर की अगर बात करें, पायरोमीटर से, ठीक है, या हाइड्रोमीटर से, या थर्मामीटर से, या साथियों फल्क्सोमीटर से। तो क्या आपका यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है, बताइए। चलिए चलिए भाई, तो अगर आपका जवाब यहाँ पर साथियों फल्क्सोमीटर है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? तो फल्क्सोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आंसर आपका क्या हो सकता है। कह रहे कि नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या होता है? तो साथियों 90 डिग्री का होता है। क्या 90 डिग्री का होता है नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण? अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो इसका नमन कोण कितना होता है आपको यहां पर साथियों बताना है। चलिए, तो देखिए यहां पर अगर बात करें आप लोग दो चीजें याद रखेंगे। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। और यहां पर मुझसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, यहां पर मुझसे मिस्टेक हो गई है। जो आपका नदी और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण होता है ये 0 डिग्री होता है, ठीक है ना, ये 0 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है। तो दोनों बातें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि स्कूटर के आविष्कारक कौन थे, बताइए फटाफट। क्या यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। तो मैं कहूंगा ब्रॉड शॉ की अगर बात करते हैं तो ब्रॉड शॉ ने स्कूटर का आविष्कार किया था। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, मुझे बताइए। तो कॉस्मिक किरणों की खोज की अगर बात करें विक्टर हेस के द्वारा कॉस्मिक किरणों की खोज की गई थी। किसने? विक्टर हेस ने वो कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? नियंत्रित विखंडन के द्वारा। अगला देखिए कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 ये साथियों क्या अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें? तो मैं कहूंगा गामा किरणें यहां पर होना चाहिए। गामा किरणें साथियों मैं यहां पर लिख देता हूं, ऐसे करके आपका बना होगा, ठीक है ना, गामा किरणें यहां पर होना चाहिए। चलिए, तो गामा किरणें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए। तो पॉजिट्रॉन की खोज तो एंडरसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा साथियों? एंडरसन के द्वारा की गई थी। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो क्या साथियों विद्युत अपघटय होता है? मैं कहूंगा अमोनियम क्लोराइड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए साथियों, तो अब साथियों यहाँ पर आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे करंट अफेयर के। आपने लगभग 122-23 क्वेश्चन साथियों देख लिए पूरे विज्ञान के, पूरी साइंस के। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए साथियों करंट अफेयर के, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने। कह रहे कि हाल ही में किस राज्य में
पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है? तो मैं कहूंगा बिहार में अभी हाल फिलहाल में पितृपक्ष मेला शुरू है और ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो साथियों एप्पल कंपनी शीर्ष पर रही है। अगला सवाल देखिए किसे अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है? किसने जीता है साथियों? ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में कहां अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? तो कहां पर साथियों खोला है? मैं कहूंगा नई दिल्ली में खोला है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है? तो यह साथियों तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो इनका नाम साथियों समीर कुमार है। क्या नाम है इनका? इनका नाम साथियों समीर कुमार है और समीर कुमार को ही अमेजन ने भारत में अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है साथियों? निर्मला सीतारमन ने किया है। अगला सवाल देखिए साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर आपको आरआरबी टेक्नीशियन की जो 45 रुपए की पीडीएफ दी जा रही है ना साथियों, उसमें एक पीडीएफ तो आपको यही दी जाएगी, यानी कि करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दी जाएगी। और मेरा मानना है कि आपके आरआरबी टेक्नीशियन में जो करंट अफेयर के सवाल आएंगे वो इन्हीं सवालों में से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी पीडीएफ आपको दी जाएगी, ये 1000 क्वेश्चंस की ऐसे ही पीडीएफ है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? तो रूस के साथ साथियों कर दिया है। उसके बाद देखिए जफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो जॉर्डन के प्रधानमंत्री ये बने हैं। उसके बाद देखिए आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास एक क्या कहां हुई है? तो साथियों ये चेन्नई में हुई है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? तो मैं कहूंगा पुर्तगाल सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है। किसे बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मनु भाकर को बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए अमेरिकी कंपनी मेटा ने किस देश की कई सरकारी मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो मैं कहूंगा रूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिकी कंपनी मेटा ने। उसके बाद देखिए नेल्को के सीएमडी कौन बने हैं? तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह इनका नाम है और ये साथियों नेल्को के सीएमडी बने हैं। अगला सवाल देखिए किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो BHEL यानी कि भेल को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो अंकोर वाट को घोषित किया गया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। किस राज्य ने जीडीपी में पंजाब को पीछे छोड़ा है? तो हरियाणा राज्य ने साथियों जीडीपी में पंजाब को पीछे छोड़ा है, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किस देश की सरकार ने सेना को 2 महीनों के लिए मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए हैं? तो बांग्लादेश की सरकार ने सेना को 2 महीनों के लिए मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए हैं। अगले नंबर का सवाल देखिए, यानी कि भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो नमो भारत रैपिड रेल किया गया। क्या नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? तो संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम के प्रमुख कोच कौन बने हैं? संतोष कश्यप बने हैं। किसे कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनमोल जैन ने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? मैं कहूंगा ओडिशा में सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है? तो किस देश ने कर दिया है? अफगानिस्तान ने कर दिया गया है, अफगानिस्तान में कर दिया गया है। नीति आयोग ने कहां पर उच्च शिक्षा के लिए एजुसिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो साथियों मुंबई में। क्या नीति आयोग ने उच्च हायर एजुकेशन के लिए एजुसिटी बनाने का जो प्रस्ताव रखा है वो मुंबई में रखा है। अगले नंबर का सवाल है,
यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है, तो कहाँ किया है साथियों? तमिलनाडु में किया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कहा सस्टेनेबल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली में किया है। किस देश के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है? तो फ्रांस देश के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। उसके बाद देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी ने किसे अपना सीएफओ नियुक्त किया है? तो सौरभ शाह साथियों सीएफओ बने। कौन? सौरभ शाह सीएफओ बने हैं, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो अपने भारत ने ही साथियों हॉकी टीम ने, मतलब अपनी भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहाँ पर साथियों कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के हो गए और 120 से ज़्यादा क्वेश्चन साथियों अपने साइंस के देखे। मैं कहूँगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और एक प्यारा सा साथियों कमेंट करके भी आप लोग जरूर जाइएगा। और जिस पीडीएफ के बारे में मैंने जिक्र किया था उस पीडीएफ को साथियों जरूर आप लोग ले लीजिए, सिर्फ 45 रुपए में आपको वो पीडीएफ दी जा रही है, ठीक है ना। एग्जाम से पहले सरसरी निगाहों से एक बार देखकर उस पीडीएफ को चले जाएंगे, जितना समय है उतनी समय में जो आप पढ़ सकते हैं उसमें से साथियों पढ़कर चले जाइएगा। उसके अलावा साथियों एक आरआरबी, ठीक है ना, आरआरबी टेक्नीशियन की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वीडियोस ओपन हो जाएंगी। अगर आपके पास समय है तो इन वीडियोस को भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा और ग्रुप में साथियों ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। और अपनी टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन बन चुकी है तो उसको भी साथियों आप लोग एक बार प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। तो इस वीडियो को साथियों अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।